हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो आपको 100% एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस टॉपिक को अपने को अच्छे से क्लियर कर रहिएगा। अब बात करते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स का एडिशन पढ़ चुके हैं, किस तरह से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन पढ़ सकते हैं। जब हमारा जो मोशन होता है वो मोर देन वन डायरेक्शन में होता है, जब हमारा वेक्टर, तो हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में किस तरह से स्प्लिट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि अगर हमारे पास मोर देन वन वेक्टर है तो हम उनको किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं यानी उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है क्या वो वेक्टर होता है या फिर स्केलर होता है। तो उसी के बेसिस पे हम अपनी आगे की स्टडी करेंगे। तो देखो क्या होता है, जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, सपोज ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है, जिनके बीच में एंगल थीटा है। क्या होता है कि जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है ना, वो एक स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो उस बेसिस पर हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है वो दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर वन होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर वन क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। नंबर टू होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। सो इफ द रिजल्टेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि हम वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इस तरह से करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट की। जब हमारे वेक्टर्स के प्रोडक्ट का रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट के साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको पहले तो हम दिखाते हैं क्रॉस से, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? क्रॉस, तो इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, क्योंकि ये कैसा है? हमारा वेक्टर रिजल्टेंट है, तो यानी इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी, तो इसलिए हम इसकी डायरेक्शन उनको एन कैप से दिखाते हैं। एन कैप अब यहाँ पे है क्या? देखो, हमने लास्ट वीडियो में अपने यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो सिर्फ डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो एन कैप है ना, ये भी हमारा एक यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने तो हमें ये बताया था एन यूनिट वेक्टर सिर्फ 3 होते हैं, आई जे और के तीनों एक्सिस के अलोंग होते हैं। तो ये एन कैप क्या है? एन कैप का मतलब है कि हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि ये किस एक्सिस के अलोंग है, किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में। तो इसलिए हम एन कैप यूज कर रहे हैं। जब हम अपने क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे ना तो हम वहाँ पे देख लेंगे कौन से एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी एन कैप की वैल्यू आ जाएगी। वो आई होगी, जे होगी या के होगी। क्लियर है? समझ आ गया आपको कि हमारा स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम डिटेल में बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पहले, ठीक है, किसके बारे में? स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। नंबर वन हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज इसकी। नंबर वन, स्केलर वेक्टर हमारा कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव कैसे होता है? कॉम्यूटेटिव का मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं, तो अपोजिट भी हो सकता है, तो इसलिए क्या है? 2। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। किस तरह से होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव।
अगर इस तरह से होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस तरह से? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। नंबर 3, स्केलर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कैसे होता है? हमारे पास इस तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यानी पहले हमें बी सी को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ए को सॉल्व करना होगा। बट जब हम स्केलर वेक्टर की बात कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यानी हम पहले ए बी को सॉल्व करके बाद में सी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारी स्केलर प्रोडक्ट की? स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, स्केलर प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ये तो हमारे वेक्टर की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। जब हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, हमारे पास कौन कौन से वेक्टर है? वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनके पास डायरेक्शन होती है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में एंगल कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है? ये तो हो सकती है वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे डॉट वेक्टर के, या फिर वेक्टर के डॉट वेक्टर आई हो सकता है। ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है या फिर हो सकता है सेल्फ प्रोडक्ट हो, यानी एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो। देखो ये फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। किस तरह से? वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, ठीक है, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे एंड वेक्टर के डॉट वेक्टर के। ठीक है, अब हमें क्या पता है? वेक्टर्स के बीच जब दो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है? थीटा। आई जे के और के आई के बीच का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि सेल्फ से सेल्फ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई जे कोस 90 डिग्री, आई जे कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी हमारी? 0। इसी तरह से जे के की वैल्यू भी 0, के आई की वैल्यू भी 0 आ जाएगी सिमिलरली। ठीक है, क्योंकि cos 90 कितना है? 0। अब देखो यहाँ पे कितना है? थीटा 0 डिग्री है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आई हो गया आई स्क्वायर cos 0 डिग्री। 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना है? हमें पता है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1, ये वैल्यू भी 1 और ये वैल्यू भी 1। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे दोनों वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक है, अगर दो सेम वेक्टर्स को ही एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्टेंट ए स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया कि जब हम यूनिट वेक्टर्स को एक मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, अगर सेल्फ से करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, बट अगर एक यूनिट वेक्टर की दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई की जाती है तो स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो हमारा रिजल्टेंट 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा टॉपिक। अब हम स्टडी करेंगे जब हमारे कंपोनेंट की फॉर्म में हो, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हो, तो उस हमारे पास दो वेक्टर हैं। वेक्टर ए की वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है हमारी? ए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स
आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, आई डॉट आई। ठीक है, ए एक्स और बी एक्स के बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं? क्योंकि वो एक मैग्नीट्यूड है। हमें किसके बीच मल्टीप्लाई करनी है? अपने वेक्टर्स के बीच में, आई आई के बीच में। ठीक है, ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, आई आई, ए एक्स आई डॉट बी वाई जे, ए एक्स आई डॉट बी जेड के। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि जब हम सेम वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सेम यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू 1 आती है। बट जब हम अलग अलग परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में अपना डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आती है? वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखेंगे? ए एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आ जाएगा। अगर जे के साथ करेंगे 0, के के साथ 0। सिमिलरली ए वाई जे की वैल्यू इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो वैल्यू 0, इसके साथ करेंगे तो ए वाई बी वाई, क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा? 1, और ए वाई जे इंटू बी जेड के कैप कितना होगा? 0। सिमिलरली अब ए जेड की बात करते हैं, ए जेड के बी एक्स आई 0 हो जाएगा, बी वाई इसके साथ 0 हो जाएगा, के साथ क्या आ जाएगा? ए जेड बी जेड, क्योंकि के डॉट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ गया हमारा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आप चाहे तो इसको डिटेल में लिख के पूरा खोल के भी कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। वैसे भी हमको सिंपल याद रखना है, जब सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। अदरवाइज अगर हम किसी और यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमारे क्या होते हैं? या तो वो परपेंडिकुलर होंगे या फिर उनके बीच 0 एंगल। 0 एंगल कब होगा? जब वो दोनों एक ही होंगे, और परपेंडिकुलर जब वो अलग अलग यूनिट वेक्टर होंगे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या टॉपिक? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब हमारे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट रिजल्टेंट स्केलर आता है तो उसे हम एक स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या आता है? एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है इसका? ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप जहाँ क्या होता है? हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? नंबर 1, कम्यूटेटिव। जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। नॉन कम्यूटेटिव कैसे होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो हमारी क्या होगी? डायरेक्शन भी तो बदल जाएगी, इस बार डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब डायरेक्शन भी चेंज होगी तो रिजल्टेंट दोनों का सेम कैसे हो सकता है? क्योंकि एटलीस्ट अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो डायरेक्शन तो अलग अलग होगी, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं हो सकता है। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव। यस, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इस तरह से ही। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी होता है। ठीक है। नंबर 3, एसोसिएटिव। ये नॉन एसोसिएटिव होता है। क्या होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट? नॉन एसोसिएटिव। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। क्या बोलता है ये रूल? पहले बी सी को सोल्व करो फिर ए के साथ। ये इक्वल नहीं हो सकता है, पहले ए बी को सोल्व करो और फिर सी के साथ। यानी अगर हम बी सी को सोल्व ना करके बी को ए के साथ लाएंगे तो क्या होगा? हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो रिजल्टेंट सेम नहीं हो सकते। तो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और नॉन एसोसिएटिव होता है। ठीक है। अब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? थीटा यहाँ पे साइन थीटा है तो क्या होगा? अगर सेम होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। बट अगर अलग अलग यूनिट वेक्टर होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है। आई क्रॉस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई। ठीक है। सिमिलरली वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे
एंड वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के। इनके बीच एंगल कैसा है 90 डिग्री और इनके बीच एंगल कैसा है 0 डिग्री। 90 डिग्री एंगल है तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में जाके ढूंढना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, तो अब देखो जब हमारे सेम होंगे तो इनके बीच कितना होगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि क्या होगा ए बी साइन 0 और पूरे टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0। तो जब हम सेम वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट 0 आता है। ठीक है, देखो दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। जब हम दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आई जे साइन 90 डिग्री इनटू, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है तो आई और जे, ये आई है और ये जे है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो के होगा। ठीक है, इंटू के कैप। जे और के कितना हो जाएगा, जे के को साइन साइन 90 डिग्री इंटू जे और के है तो आई कैप हो जाएगा, के और आई है तो के आई साइन 90 डिग्री इंटू जे कैप आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आई कैप आ जाएगी, ये वैल्यू जे कैप आ जाएगी। ठीक है, बट अगर ये उल्टे हो जाए जे क्रॉस आई तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस के कैप और के क्रॉस जे की वैल्यू आ जाएगी माइनस आई कैप। सिमिलरली आई क्रॉस जे की वैल्यू जो आएगी ना, के की वैल्यू जो आएगी ना वो आ जाएगी हमारी माइनस जे कैप। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अगर इस तरह से हमारे पास कंपोनेंट की फॉर्म में हमारे वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल यही मेथड लगाएंगे हम, लेकिन इस मेथड में और इस मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है आइए वो देखते हैं। जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो क्या था, सीधा जो सेम है उनको मल्टीप्लाई कर दो, सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ गया। तो इसमें सिर्फ हमारी 3 टर्म्स आएंगी। बट जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इनका तो क्या होगा, जो सेम वाले हैं वो तो 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो 0। तो जो हमारे ऑपोजिट जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं उनका ही तो रिजल्टेंट फाइंड आउट होगा हमें। तो इस तरह से तो हम आई को आई के साथ छोड़ेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके भी। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा बहुत लेंथी पड़ जाएगा ये। तो इसलिए हम इसमें मैट्रिक्स फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट क्या आता है, देखो मैट्रिक्स फॉर्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले लिखो ऊपर वाली लाइन आई कैप लिखो। ठीक है, इसका ये और इसका ये छोड़ दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसको इसके साथ, तो ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, सेकेंड टर्म हो जाएगी माइनस जे कैप। जे कैप में क्या होगा, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है, प्लस के कैप, इसको और इसको छोड़ देंगे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, जब आप मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा तो इसलिए वो यहाँ से समझ ले किस तरह से किया है। ठीक है, आपको ऐसे ही करना होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में क्या करना होता है, जो हम ऊपर के टर्म लेते हैं ना उसके पूरा जो उसके पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर आ रहा है ना उसको छोड़ देते हैं और बाकी जो बचता है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऐसे करते हैं हम मैट्रिक्स में। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई वेक्टर। चाहो तो आप इसको माइनस को प्लस कर ले सकते हो, माइनस को यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया तो ये क्या हो गया प्लस। अब ये क्या बन जाएगा बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई जे कैप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। दिस इज द रिजल्टेंट। तो जब हम कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं,
उसका वेक्टर्स को वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट ये आ जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं, ये हमारे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये पूरी फिजिक्स में भी काम आने वाला है। देखो वेक्टर ना एक बेसिक्स है हमारी मैकेनिक्स का, और मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया है आपको अच्छा लगा होगा, तभी आप इस वीडियो में यहाँ तक हैं। तो आपको ये बेसिक्स अपना क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे फिजिक्स पढ़ने में आपको इनको तो स्टडी करना ही पड़ेगा। वेक्टर्स को डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस सब कुछ करना पड़ता है, तो हमें ये सारे फॉर्मूले, ये बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।